जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पहले तो इसको रन करके देखते हैं, फिर उसका कोडिंग को हम देखेंगे कि उसकी जो कोडिंग है वो किस तरह जो है ना वो की गई है। इसमें जो लैंग्वेजेस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इसमें लैंग्वेजेस जो यूज़ हुई हैं वो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, बूटस्ट्रैप। ये फ्रंट एंड के लिए हमने इस्तेमाल की हैं लैंग्वेजेस। और जो बैक एंड के लिए जो सर्वर साइड जो लैंग्वेज है वो PHP है। और जो डेटाबेस है इसमें वो MySQL यूज़ हुई है। और सबसे पहले आपके पास एक फ़ाइल होगी, उस फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करके जैम के अंदर जो है वो htdocs के फ़ोल्डर के अंदर आपने उसको पेस्ट कर देना है। सैम्स नाम होगा उस फाइल का, तो उस फाइल के अंदर जो है ना वो ये सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो बने होंगे। तो जैम को ओपन करने के बाद आपने जाना है लोकल होस्ट के ऊपर। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट का जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस लैंडिंग पेज के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं। इसमें हमने ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो हमने किया है बूटस्ट्रैप का, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर हमने इसको जो है ना वो डेवलप किया है। इसका जितना भी फ्रंट एंड है क्योंकि बूटस्ट्रैप आप जानते हैं कि CSS का एक फ्रेमवर्क है, और उस फ्रेमवर्क में सारी हमें वो जो कोडिंग है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है। हमने सिर्फ उस क्लास को कॉल करना होता है, और वो जो है वो सारा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हेडर हमने लगाना था, ये बार पे हमने ये चीज़ें लगानी थी, ये उनका सारा एनिमेशन वगैरह, तो ये CSS की सारी क्लासेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बनी हुई है। आपने सिर्फ क्लास को कॉल करना है, तो आपका जो हेडर है ये जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस फोल्डर के अंदर इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये कैसा है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को चलाते हो, ये कोर PHP में डेवलप किया गया है, इसके कोई फ्रेमवर्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जैसे ही आप लोकल हो स्लैश उस सैम्स को फोल्डर को कॉल करते हो, तो उसके अंदर जो index.php की फ़ाइल होती है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। तो कोई भी फोल्डर के अंदर आप अगर उस फाइल का नाम कोई और होता तो हमें सैम्स के आगे उस फाइल का नाम जो है वो लिखना पड़ता खुद अपने हाथ से, तभी वो रन होनी थी। जबकि index.php की फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली रन होती है। तो index.php की जो फ़ाइल है वो हमारे प्रोजेक्ट का जो लैंडिंग पेज है, इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स में इमेजेस यूज़ हुई हैं, हमने वो ये सारी इमेजेस इसमें रखी हुई हैं। तो बारी बारी हम पहले देखेंगे कि जो HTML के जो टैग्स हैं वो कौन से यूज़ हुए हैं। पहले फ्रंट एंड का हम देखेंगे, और उसके बाद जो है वो बैक एंड का देखेंगे। फिर हम डेटाबेस के देखेंगे, डेटाबेस के कितने टेबल हैं, कौन से टेबल हैं, और उसके अंदर डेटा जो है वो किस तरह सेव हो रहा है। तो सबसे पहले हम लैंडिंग पेज की तरफ आते हैं। इसको हमें किसी भी एडिटर में आप ओपन कर सकते हो। हम जो है वो नोटपैड को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि HTML के अंदर 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, 3 मेन टैग्स होते हैं। एक जो टैग होता है वो तो HTML का पेरेंट टैग होता है, जिसके अंदर हम हेड और बॉडी का टैग जो है वो लगाते हैं। हेड और बॉडी की एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि कोई भी इंसान है तो उसका सर और उसकी बॉडी, इसी तरह वेबसाइट का भी सर और उसकी बॉडी होती है। वो जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इसमें जो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये उसकी बॉडी, ये उसका हेड है। और जितना भी आपको ये ब्राउज़र के अंदर जो नज़र आता है, ये सारा का सारा कोड जो है ये बॉडी में हम लिखते हैं। तो हेड और बॉडी का ये कंसेप्ट है। तो जैसा कि हेड में हमने सारे लिंक्स देने हैं, जैसा कि हमने वो फॉन्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं तो उनका लिंक जो है वो हमने दे दिया। उसके बाद जो है वो CSS जो यूज़ किया है, मतलब उसमें बूटस्ट्रैप जो यूज़ किया है उसका हमने लिंक दे दिया। अब ये जो CSS के अंदर ओल का फोल्डर है उसके अंदर carousel.min.css की फ़ाइल है, मतलब कि जितने भी क्लासेस हैं उसका हमने इधर लिंक दे दिया। तो इसमें प्रॉपर हमने जो है ना वो अटैच किया है। इसके लिए जो CSS जो है वो यूज़ हुई है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। 3 तरह की CSS होती है, एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है एक्सटर्नल, और एक होती है इंटरनल। जो इनलाइन CSS होती है वो हम टैग के अंदर लिखते हैं, और जो एक्सटर्नल CSS होती है उसकी फ़ाइल ही अलग होती है, मतलब कि एक अलग फ़ाइल बना के हम उसको जो है ना वो लगाते हैं। जबकि हमने अपने प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स मौजूद हैं जिनके अंदर हमने इंटरनल CSS का इस्तेमाल किया है, मतलब कि
उस फाइल जिस फाइल के अंदर HTML का कोड है उसी के अंदर CSS भी मौजूद है। तो इसमें जो एक्सटर्नल CSS यूज़ हुई है तो एक्सटर्नल के लिए हमने फिर हेड के अंदर उसका लिंक देना होता है। फॉर एग्जांपल अब ये CSS के अंदर cm overlay.css का फोल्डर है, तो मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल CSS के लिए हमने अलग से इसकी फ़ाइल बनाई हुई है। तो एक्सटेंशन से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये CSS की फ़ाइल है। अब हम देखते हैं कि CSS का फ़ोल्डर बाहर बना हुआ है। ये CSS के अंदर CSS ओवरले की फ़ाइल है, इसके अंदर जितनी भी CSS है वो हमने प्रोग्राम की है। ये जितनी भी क्लासेस आप देख रहे हैं ये सारी क्लासेस हमने बनाई हुई हैं, और ये इस जो टाइप है CSS की वो एक्सटर्नल CSS है। तो उसके बाद हम चलते हैं दोबारा लैंडिंग पेज के कोड की तरफ। हमने हेड के अंदर जो चीज़ें लिखी वो तो हमने देख लिया। जैसा कि जैसा कि हम अपनी इस वेबसाइट को लाइव भी करेंगे, तो लाइव जब वेबसाइट होती है तो आपके गूगल सर्च इंजन में वो डिस्प्ले होती है। तो उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि बंदा, जैसा कि हमारा जो सिस्टम है ये ओवरऑल कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, ओपन सोर्स है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कोई अगर स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिखेगा तो उसको हमारी वेबसाइट कैसे डिस्प्ले हो, पहले पेज पे किस तरह आए, तो इसके लिए जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसका कोड भी हमने हेड के अंदर लिखना होता है। जो मेटा का टैग में हम जो है वो, अब ये देखें, ये जो कीवर्ड, ये जो आपको टैग नज़र आ रहा है, ये आप पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि भाई ये टैग का इधर क्या काम है। तो ये मेटा का जो टैग है कीवर्ड्स, अब ये कीवर्ड जो है वो गूगल सर्च इंजन उठा लेता है। अब इसमें कंटेंट में फॉर एग्जांपल कोई भी स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिखेगा तो वो हमारी वेबसाइट उसको डिस्प्ले होगी। तो ये SEO का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ये टैग उसके लिए यूज़ होता है। तो ये जो व्यू पोर्ट का ये टैग है मेटा का, ये जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। विड्थ, डिवाइस विड्थ के मुताबिक उसको सेट कर दे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मोबाइल के अंदर इसको ओपन करें तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या करेगा, उसको मोबाइल व्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसकी मतलब कि जो डिवाइस की विड्थ होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हमारी वेबसाइट है। इसको अगर के मोबाइल ऐप में भी चलाना चाहे तो बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से चलेगी। तो अगर हमने देखना हो कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो उसका एक तरीका, आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, तो इधर आपको ये मोबाइल का वो आइकन डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये अब ये अगर ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ना होती तो ये बिल्कुल जो कंटेंट है ये आगे पीछे हो जाना था सारा, बिल्कुल वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं होना था। तो क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है इस टैग की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, तो इसको ये मोबाइल का व्यू आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये सारे इवेंट्स और ये सारी गैलरीज, ये मैप वगैरह, और ये सारी, ये मैप की भी API लगी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है ये है रिस्पॉन्सिव। तो अगर आपको वक्ती तौर पे देखना हो कि मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर चेंजेस अगर मैं करूँगा तो किस तरह करूँगा, बजाय इसके कि आप कोड में जाके चेंजेस करो, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप लेफ़्ट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ आप, तो आप जो इधर आप चेंज करोगे वो कोड में चेंज नहीं होगा, मगर आप टेस्टिंग के लिए आप इसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेस्टिंग करवानी है अपनी वेबसाइट की, तो जो डेवलपर होते हैं प्रोफेशनल वो इसी तरह ही टेस्टिंग करते हैं, उसके फ्रंट एंड को चेंज करके देखते हैं यार इसकी अगर कलर कम्बिनेशन स्कीम जो है वो हम डिफरेंट कर दें तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारा कोड जैसा कि आपके सामने है, मौजूद है। तो ये इस कोड में अगर आप चेंज करेंगे तो अब फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट उस कोड में जाना है जिस कोड को आपने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स इवेंट लिखा हुआ है, इधर मैं कोई और चीज़ लिख के देखना चाहता हूँ, तो आपने उसके ऊपर जाके क्लिक करना है, तो ये वही कोड आपको डायरेक्ट वो कोड खोल देगा। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि ये उसने कोड जो है वो ओपन कर दिया, डायरेक्ट जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वही कोड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इधर स्पोर्ट्स इवेंट है तो इधर मैं लिखता हूँ
अभी आप देख सकते हैं कि ये जो चेंजेस है ये हो गई है, मगर आप ये देख लें कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं ये लग रहा, ज़्यादा लंबा हो गया है। तो ये चेंज आप मतलब कि टेस्टिंग के लिए आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो दोबारा वो स्पोर्ट्स इवेंट लिखा आ जाएगा, क्योंकि जो मेन कोड जो सर्वर से आ रहा है वो चेंज नहीं हुआ। ये जो आपके ब्राउज़र पे जो कोड चलता है, क्योंकि HTML जो है ये ब्राउज़र के ऊपर रन करती है, इसका जो कंपाइलर है वो ब्राउज़र ही आपका होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब कोई भी कोड आपके पास आएगा तो वो ब्राउज़र पे रन होगा, तो आप डायरेक्ट ब्राउज़र पे जो चेंज करेंगे वो ब्राउज़र पे ही चेंजिंग होगी, वो सर्वर पे चेंजेस जो है वो नहीं होंगी। तो जैसा कि हम ये देख रहे थे, व्यू पोर्ट का मैंने आपको कहा ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने इसमें जो CSS यूज़ किया है वो एक्सटर्नल CSS है। और ये सारे लिंक्स वगैरह इस्टेब्लिश करने के बाद अब हम हेड की तरफ आते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अब हमने इसमें जो CSS का इस्तेमाल किया वो है बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप आपको पता है एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, जिसमें आप जो है वो बने हुई क्लासेस को इस्तेमाल करके आप अपना बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ना वो फ्रंट एंड आप बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ये अगर आप इसको सीखना चाहें तो ये आप सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये कि जो क्लास है ये क्या काम करती है। बाकी आपको किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने उस क्लास को इधर लिख देना है तो वो आपका जो है ना वो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये क्लासेस मैं रिमूव कर देता हूँ सारी। तो आपने अगर जानना हो कि ये क्लास क्या काम करती है तो सिंपल एक देसी तरीका इसका यही है कि आप उसको रिमूव करके देखें, जो चेंजेस होगी आपको समझ आ जाएगा कि ये काम हुआ था इस क्लास से। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, अगर आपने इसको सीखना हो तो इसी तरीके से जो है ना वो सीखा जा सकता है इसे। अब ये देखें बिल्कुल ये वो गायब हो गया है, मतलब कि ये काम जो आप ये देख रहे थे कि पूरा हेडर जो बना हुआ था इसके पीछे जो पिक्चर लगी हुई थी वो सारा बैनर की क्लास के अंदर लगी हुई थी, तो वो क्लास हमने रिमूव की तो वो सारा कुछ ही रिमूव हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि ये अब ये दोबारा हम अगर क्लासेस को रिप्लेस करते हैं तो ये आप देख लें कि ये पीछे बैनर भी आ गया और ये आइकन भी हमें डिस्प्ले हो गए और ये टैग भी, और ये आइकन जो आप देख रहे हैं ये भी जो है ना इसी से क्लास से काम होता है। तो ये बिल्कुल एक इजी वे था। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ज़रूरी नहीं कि आप वही क्लासेस यूज़ करें जो इसमें बूटस्ट्रैप ने जो ऑलरेडी कोड कर दिया बस वही है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहते हैं कि भाई आप ये जो आप लिखा हुआ है इसको चेंज कर दो, या एक कॉलम को ऐड कर दो, या इसका कलर चेंज कर दो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये क्लास का लोकेशन क्या है। उस क्लास की लोकेशन मालूम होगी तभी आप उस फाइल में जाके उसमें चेंजेस कर सकोगे। तो वो किस तरह मालूम करना है वो भी अभी हम देखते हैं, और उसके बाद जो उसमें जो कस्टमाइजेशन करनी है वो किस तरह करनी है वो भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो क्लास यूज़ हो रही थी ये बैनर की क्लास थी, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट को ओपन करूँगा और इसको मैं इंस्पेक्ट पे जाके पहले देख लूँगा कि वो क्लास का जो है वो किधर उसकी लोकेशन है। तो जैसा कि आप जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि ये बैनर की क्लास है। जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे मैंने इस क्लास को रिमूव किया तो ये पिक्चर जो है ये रिमूव हो गई थी। तो ये क्यों रिमूव हो गई थी आप देख सकते हैं कि अगर आपने कभी किसी भी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी हो तो उसकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है CSS की, उसको आप इस्तेमाल करके URL में आपने उसका एड्रेस दे देना तो वो आपकी पिक्चर जो है वो लग जाएगी। अब इसमें आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि डॉट बैनर क्लास है, उसको मैंने क्लिक किया तो ये बैनर की क्लास जो है ये मुझे डिस्प्ले हो गई। और अब उसकी लोकेशन, मेन काम हमारा यही था कि लोकेशन मालूम करना। तो लोकेशन मालूम करने के लिए ये साथ उसने दे दिया कि style.css की फ़ाइल है और उसके 80 नंबर पे ये जो क्लास है ये बनी हुई है, मतलब कि style.css के 80 लाइन पे ये पड़ा हुआ है। तो इस तरह आपको जो लोकेशन हुआ है वो मालूम हो गई, तो आप जो है वो डायरेक्टली इसमें जाके जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे पता लग गया कि CSS के फ़ोल्डर में style.css की फ़ाइल थी और उसकी 80 लाइन पे जो वो फाइल थी वो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैकग्राउंड ही चेंज करना पड़ जाता है तो मैं चाहता हूँ यार मैं कोई और बैकग्राउंड लगाऊँ, वो आपसे बोल सकते हैं कि ये चेंजेस करके दो, तो उसका यही तरीका है उस चेंजेस को करने का। अब डायरेक्ट मैं 80 लाइन पे जाता हूँ। अब ये देखें
80 लाइन पे गया तो ये बैनर की क्लास जो है ये मौजूद है। तो इसकी हाइट आप जो है वो सेट कर सकते हैं, और इसका जो है वो जो उसका फाइल है उसको रिप्लेस करेंगे तो वो जो है आपकी चेंजेस हो जाएंगी। तो ये वैसे तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, मगर आप इसमें अपनी मर्ज़ी की भी चेंजेस भी आप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि वही जो उन्होंने लिख दिया वही आपने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये हेडर का कलर चेंज करना है तो इधर आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। उसकी हाइट, साइज़ और राइट जो भी आपने चेंज करना है वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये तो हो गया था CSS का। इसमें हमने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया। मैंने आपको बता दिया कि बूटस्ट्रैप में अगर आपने चेंजेस करनी हो तो किस तरह आपने करनी है। तो आप इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए आप इसी तरह ही जो है वो सारी क्लासेस को बारी बारी रिमूव करें और उसको चलाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास क्या काम कर रही थी। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेते हैं यार ये क्लास क्या काम कर रही है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको अगर उधर रन टाइम पे आप कर लें तो वो भी ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत सारी कोई 1000 से भी ज़्यादा 1,00,000 क्लासेस हैं, तो किधर आप याद करते रहोगे। आप कहना सर ये हमने क्लासेस जो हैं वो बनी हुई यूज़ की हैं, तो हम इसका भी आपको बता देते हैं इसका फंक्शन जो है वो क्या था। तरीका पता होना चाहिए, बाकी आगे इंशाल्लाह ताला तो वो तो आप कर लोगे। तो बाकी आपको मैंने ये लैंडिंग पेज का जो है वो तरीका बता दिया। उसके बाद थे HTML टैग्स। पहले हम HTML टैग्स को देखते हैं। टैग्स को देखने के बाद फिर हम जो है वो CSS को देखेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। जावास्क्रिप्ट जो हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया वो हमने वैलिडेशन के लिए यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन के फॉर्म में जाता हूँ और उधर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ, अगर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है तो सिस्टम एरर ना दे, सिस्टम मुझे बताए कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैलिडेशन लगाना। मतलब कि अगर वैलिड पासवर्ड है तो तभी वो एंटर हो, इनवैलिड के पासवर्ड वो एंटर ना हो। तो ये काम करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो जो बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है वो सिर्फ CSS का नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस भी आपको जो है वो बना के दे देता है। तो आप मतलब कि जो मेन फंक्शन है वैलिडेशन के वो आप जावास्क्रिप्ट से वो सिर्फ उनको कॉल करना है आपने, तो वो आपके फंक्शन जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ऊप के कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। जिस तरह हमने उधर देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट था। हम क्या करते थे, एक प्रोग्राम के अंदर ऊपर हम क्लासेस वो बनाते थे। फॉर एग्जांपल 4-5 हमने क्लासेस बनाई और प्रोग्राम में जिस जिस जगह उस क्लास की ज़रूरत पड़ती थी हम उसको कॉल कर लेते थे। इसी तरह ही बूटस्ट्रैप ने भी क्या किया कि बजाय इसके कि वो बंदा कोड खुद लिखता, वो उन्होंने कोड खुद लिख दिया और जो जिधर जिधर हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम उसको कॉल करते जाते हैं, तो वो चीज़ जो ऑटोमेटिकली बनती जाती है। अब मैं उम्मीद आपसे ये कर सकता हूँ कि जो चेंजेस फ्रंट एंड के वो बोलेंगे वो इजीली आप कर सकते हैं। किसी भी तरह की चेंजेस हो, आपने सिंपल क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, वो आपको कोड नज़र आ जाएगा। अगर आप वो कहते हैं कि हमें सिर्फ फ्रंट एंड का चेंज करके दो, फिर तो आप ब्राउज़र पे कोड चेंज कर दो तो वो ओके। अगर वो कहते हैं नहीं भाई फ्रंट एंड तो चेंज करना ही है, साथ बैक एंड भी चेंज करना है, मतलब कि आपको एक टास्क दे देते हैं कि भाई आप एक फील्ड ऐड करो, फील्ड ऐड करने के बाद जो है उसमें डेटा भी आप डेटाबेस में इंसर्ट कराओ, तो उसके लिए फिर आपको सर्वर के कोड में चेंज करना पड़ेगा। सर्वर के कोड में चेंज करने के बाद आप PHP के कोड को चेंज करो और इजीली जो है वो आप काम कर सकते हो। तो ज़्यादातर तो वैलिडेशन ही लगवाते हैं कि आप ये वैलिडेशन लगाओ कि वो ईमेल ही एक्सेप्ट करे, ईमेल के अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ना करे। तो जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया, बिल्कुल वो इजी प्रोसीजर है। उसके आगे हम सिर्फ एक कीवर्ड का इजाफा करेंगे तो वो वैलिडेशन जो है वो लग जाएगी। बाकी उसके मैनुअल कोड भी आप कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे कि वो किस तरह जो है वो हुआ है। अब हम आते हैं HTML टैग्स के ऊपर। जैसा कि मैंने हेड का बताया HTML, अब जो ब्लू फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं उनको हम कहते हैं टैग्स। जो आगे आपको रेड में नज़र आ रहे हैं वो क्या है, एट्रीब्यूट्स। HTML के अंदर दो चीज़ें होती हैं मेन, एक होता है टैग और एक होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मतलब कि टैग की प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल आप देखें लिंक एक टैग है और href उसकी प्रॉपर्टी है। href क्या है, href एक एट्रीब्यूट है HTML का, कि आपको ये एट्रीब्यूट क्या करता है कि आप एक जो जिधर आप मूव होना चाह रहे हैं या जिधर वो लिंक चला जाए आपको ले जाए उसका एड्रेस हमने href में देना होता है।
href को आप टैग नहीं कह सकते। href एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? लिंक की। ठीक है, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो टैग और एट्रीब्यूट ये बिल्कुल दो अलग-अलग चीज़ें हैं, और जो एट्रीब्यूट होता है वो टैग का ही पार्ट होता है। तो जैसा कि हमने ये मेटा का टैग देखा, एसईओ के लिए यूज़ होता है ये, और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है, उसका मैं आपको ये भी बता दिया। फिर टाइटल आप देखें, टाइटल का टैग जो है वो आपकी वेबसाइट का जो हेड होता है, उधर जो भी चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम टाइटल का टैग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के सिस्टम की जगह कुछ और चीज़ लिखनी है, तो वो मैं और चीज़ जो है वो लिख सकता हूँ। अब इधर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पंजाब कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये उधर जो मेरा हेड है वो चेंज हो जाएगा। अब ये पंजाब कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। तो जैसा कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि फ्रंट एंड बिल्कुल एक अलग फील्ड है, बैक एंड जो है वो बिल्कुल एक अलग फील्ड है। अगर किसी को दोनों का नॉलेज हो तो उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, नहीं तो आप किसी एक फील्ड में भी एक्सपर्टाइज हासिल करके बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हो। मतलब कि बैक एंड डेवलपर का काम यही होगा भाई, जो उसका फंक्शनैलिटी है उसको डेवलप करना, और फ्रंट एंड डेवलपर का काम होगा जिस तरह का डिज़ाइन वो कस्टमर चाह रहा है उस तरह का डिज़ाइन बना के दे देना। जब वो डिज़ाइन बन जाएगा फिर जो बैक एंड डेवलपर है उसको फंक्शनैलिटी ऐड करने में बहुत वो ईजी वो ऐड हो जाएगी। तो जैसा कि लिंक का टैग हमने देख लिया, लिंक का टैग इस्तेमाल होता है अगर आप एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हो तो उसका लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आप कोई ऑनलाइन लिंक यूज़ कर रहे हो, जिस तरह हमने फॉन्ट्स के लिए जो है वो ऑनलाइन लिंक यूज़ किया है, गूगल API यूज़ की है, तो उसका लिंक देने के लिए भी हम जो है वो लिंक का टैग हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके एट्रीब्यूट में हमने वो लिंक दे देना। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा बॉडी की तरफ। तो बॉडी में आपने टेबल का जो है वो कंसेप्ट जो है वो पढ़ा होगा, टेबल का आपको पता होगा। टेबल का जो अल्टरनेटिव है वो डिव है, मतलब कि जो टेबल वाला काम है वो डिव करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बॉक्स बनाना हो तो वो आप डिव के टैग से वो इजीली आप बना सकते हैं। बॉक्स का इसमें क्या मतलब है, जैसा कि हमारा ये जो फ्रंट एंड आपको नज़र आ रहा है, ये इस पिक्चर के एंड तक और ऊपर तक ये एक बॉक्स था। ये दरअसल एक क्या है, एक बॉक्स है, और ये जो नीचे आपको ये शो हो रहे हैं, जो स्लाइडर लगा हुआ है, ये उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है। मतलब कि एक डिव के अंदर एक डिव लगी होगी तो उसका मतलब है कि एक मेन बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है। ये दरअसल बॉक्सेस हैं एक दूसरे के अंदर। टेबल में भी अब यही होता है, आप टेबल का टैग बनाते हो, उसमें आप टेबल डेफिनेशन लिखते हो, TR लिखते हो, तो आपके दो बॉक्सेस दरअसल बनते हैं। डिस्प्ले होने में आपको टेबल ही वो दिखता है, मगर असल में होते वो बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस को आपने आपस में अटैच किया होता है। ठीक है, ये हो गया डिव के टैग का, मैंने आपको बताया। डिव के टैग के बाद जो नेविगेशन का टैग है, फॉर एग्जांपल अब ये जो अगर आपने नैव बार बनानी है, नैव बार क्या होती है वेबसाइट में, ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम नैव बार कहते हैं। ये जो नैव बार आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं नैव बार। और ये नैव बार जो है इसको बनाने के लिए एक टैग हम इस्तेमाल करते हैं। ये दरअसल एक लिस्ट है। अगर आप लिस्ट को भी अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हो तो आपको नैव बार टैग की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट से भी ये काम हो सकता है। मतलब कि वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल कर दो तो वो नैव बार बन जाता है। लिस्ट ही है ना, ये लिस्ट का आपने बनाई होगी HTML के टैग्स के अंदर। तो उसके बाद नैव बार का अगर टैग, अब ये देखें, अब हमने नैव का टैग यूज़ करके इसके अंदर बना दिया, हमने क्लास उसकी कॉल की है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने नैव बार बना दिया, हमें वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो गया। ये कोड सारा बना पड़ा है, आपने सिर्फ इसको क्लासेस को इस्तेमाल करके उसको आपने साथ साथ जो है वो बनाते जाना है। अब बटन का जो टैग है वो तो आपको बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी आपने बटन लगाना है तो आप जो है ना वो बटन का टैग कॉल करके तो उसकी टाइप जो है वो बटन, अब जोन सी भी टाइप आप रखोगे उस हिसाब से वो बन जाएगा। चेक बॉक्स बनाना है तो इधर टाइप उसकी चेक बॉक्स रखोगे तो चेक बॉक्स का बटन बन जाएगा। तो उस टाइप के साथ जो भी आप रखोगे वो बनता जाएगा। अब स्पैन क्या है, स्पैन है एक जो स्पेस होती है,
मतलब कि एक लिस्ट, एक बटन के आगे जो स्पेस होती है दरमियान में और अगले बटन तक, उसको हम स्पैन के ज़रिए उस स्पेस को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बटन लगा है तो उसके अंदर कुछ आइकन्स भी लगे हैं। आइकन्स के बाद ये बटन का टैग ये इधर से ओपन हो रहा है और ये नीचे से क्लोज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शनैलिटी क्या है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको रिमूव कर देना है। तो अब ये जितने भी ऊपर जो नैव बार था वो आपका डिलीट हो गया। वो दरअसल एक बटन था, उसके अंदर उसने वो सारी चीज़ें बनाई हुई थी, मतलब कि वो लिस्ट उसने बनाई हुई थी और लिस्ट के अंदर दरमियान में वो एक आइकन लगा के आगे उसने स्पेस दी हुई थी। ठीक है, तो ये वो काम कर रहा था ये कोड। अब हम आते हैं थोड़ा सा, बटन का टैग हमने देख लिया। उसके बाद हम H1 का टैग हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो A का टैग है वो रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कोई भी मतलब कि रेफरेंस, अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई ब्रांड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको वो index.html के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसको आपने कोई भी आपने ऑनलाइन लिंक अगर किसी बटन के पीछे लगाना है या किसी भी पैराग्राफ के पीछे लगाना है तो आप कौन सा टैग यूज़ करते हो? ए का टैग यूज़ करते हो और उसको सिंपल आप उसका रेफरेंस जो जिस पे रीडायरेक्ट करना होता है वो रेफरेंस आप दे देते हो। उसके बाद स्पैन का मैंने आपको बता दिया, स्पेस के लिए यूज़ होता है। डिव का मैंने आपको बता दिया, नैव का बता दिया। अब ये देखें, अब ये आ गई लिस्ट। अब मैंने आपको जिस तरह ऊपर बताया था कि लिस्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ये उसने पहले नैव बार बनाया और ये जो लिंक इफेक्ट आप, ये जो क्लास यूज़ हो रही है ना, ये इसके लिए यूज़ हो रही है। ये जो नीचे, ये नीचे इफेक्ट आता है ये पिंक कलर का, इसके लिए वो क्लास यूज़ हो रही है। तो उसमें आपने सिंपल क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अगर आप OL लिखेंगे तो वो 1 2 3 4 ऑर्डर्ड लिस्ट कर देगा। बहरहाल हमें जो लिस्ट चाहिए वो अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद आपने लिस्ट आइटम्स वो आपने पेश करते जाने हैं और ये वो सारी जो है वो नैव बार जो है उसका डेटा जो है इधर आप बना सकते हो। तो अब लिस्ट के अंदर जो है वो ए का टैग लगाया। ए का टैग किस लिए लगाया? उसको सेट करने के लिए। और ये जो फॉर एग्जांपल आप ये मैं बोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोर्ड के ऊपर ले जाता है, तो ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है। समझ रहे हैं आप? तो यह ड्रॉप डाउन जो है वो अगर आपने लगाना हो तो सिंपल एक ड्रॉप डाउन की क्लास आपने कॉल करनी है तो वो ड्रॉप डाउन लग जाएगा। फॉर एग्जांपल पेजेस के नीचे मैंने ड्रॉप डाउन लगाना था, इस तरह आप ड्रॉप डाउन जो है वो लगा सकते हो। बिल्कुल ये हर चीज़ बनी पड़ी है, आपने सिर्फ उसको कॉल करना है तो वो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, इस पेज के ऊपर जितने भी जो टैग्स हैं HTML के उनको देखते हैं। इसमें कोई नया अगर टैग है तो अब इसमें देखें, अब ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने बनानी थी तो इसमें अब 1 2 का आ गया। ठीक है, मतलब कि पहले 0 फिर 1, तो इसके उसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद H2 का जो टैग है वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्पैन का भी आपको बता दिया मैंने, H3 का भी वही है। ये नीचे हम देखते हैं, हाँ पैराग्राफ के लिए P का टैग है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंजेस जो करना चाहें तो आप कर सकते हैं मेरे हाल में। और इसमें नीचे आई फ्रेम का टैग,
इस्तेमाल हुआ होगा मैप के लिए, उसको हम ज़रा देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब ये जो स्ट्रांग का टैग है ये क्या करता है, उसको बोल्ड कर देता है स्टेटमेंट को। वैसे स्टेटमेंट को बोल्ड करने के लिए बी का टैग भी यूज़ होता है, मगर जो स्ट्रांग का टैग है उसको बोल्ड कर देता है कि वो जो है पूरे पैराग्राफ में जो है ना वो एक इफेक्ट के साथ जो है वो नज़र आए। तो उसके लिए जो है हम वो स्ट्रांग का टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं, ये देख लें, मतलब कि ये बोल्ड हुआ है रीड मोर जो है, इसके लिए हमने स्ट्रांग का टैग इस्तेमाल किया था। बाकी इमेज लगाने के लिए आप फिगर का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप इमेज लगा सकते हैं। तो वो एक आपको एक बॉक्स के अंदर जो है वो फिगर के अंदर जो है वो इमेज लगी नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गैलरी में जाता हूँ तो ये एक फिगर का टैग है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना क्रिकेट, ये एक फिगर है और उसके अंदर एक इमेज लगी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी है एक बूटस्ट्रैप की, तो वो आपके जो इमेज है उसका वो एक साइज़ और हाइट जो है वो सेट कर देती है एक ही जगह पे। तो उसके बाद फिगर का टैग हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब उस टैग के अंदर ये जो मैंने ये क्लास लगाई है ना, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। अगर इसको रिमूव करेंगे तो वो आम फिगर जो टैग होता है उसमें चला जाएगा, क्योंकि ये CSS की जो फ्रेमवर्क है उसको हमने, अब हमें सिर्फ ज़रूरत ये है कि इन क्लासेस को देखने की कि आप बूटस्ट्रैप एक और भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक ही टैग के अंदर 4-5 क्लासेस इकट्ठी भी आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल 4 क्लासेस हैं, उन 4 क्लासेस को एक ही टैग में लगाना है तो फिर वो भी आप काम कर सकते हो। इसमें ये जो इमेज HVR है ये एक क्लास है, ये डैश शटर है ये दूसरी क्लास है, डैश इन है ये तीसरी क्लास है। ये इस तरह जो है ना ये वर्किंग करता है। तो उसके बाद जो है ये फिगर का टैग भी हमने देख लिया जी। ये आई फ्रेम का टैग मैं आपको बताने लगा था, जो मैप जो है वो एम्बेड जो हमने किया है। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आई फ्रेम का टैग क्या करता है, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर अगर किसी और वेबसाइट को जो है वो चलाना हो, मतलब कि आपकी ही वेबसाइट के अंदर वो वीडियो चले, वो रीडायरेक्ट ना हो, HREF से तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है ना। आई फ्रेम के टैग से आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मेरी ही वेबसाइट में ये काम हो रहा है, मगर वो काम दूसरी वेबसाइट का होता है, काम पीछे जो सर्वर है वो दूसरी वेबसाइट का है। फॉर एग्जांपल जो सबसे आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है यूट्यूब का। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब की कोई भी वीडियो आप जो है ना अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना चाहते हैं तो वो भी आप आई फ्रेम के टैग से ही वो एम्बेड करते हैं। तो इसी तरह मैप को भी मैंने आई फ्रेम के टैग से, अब जो मैप है उसकी सारी लोकेशन हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है, मगर वो डिस्प्ले हमारी वेबसाइट में हो रहा है, कहीं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। मगर पीछे ये API का कंसेप्ट जो है वो इसी तरह ही है कि API आपको कोई कंपनी प्रोवाइड कर देती है, आप सिर्फ API को अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो भी अब फॉर एग्जांपल इधर कोई वीडियो आती है तो हम इसको जो है ना उसको अभी कोड जो है अपनी वेबसाइट में एम्बेड करके देखते हैं। तो आई फ्रेम के टैग के अंदर सबसे पहले तो आपने सोर्स उसका देना होता है SRC में, या उसका लिंक देना होता है जो API का लिंक होता है हमने वो देना होता है कि ये सोर्स है क्या। सोर्स में वो सारा आपको उसका डेस्टिनेशन जो पाथ है जो पॉइंटर है वो सेट करके दे देता है। फॉर एग्जांपल हमने जो अपनी वेबसाइट में जो पॉइंटर लगाया हुआ है वो हमने लगाया हुआ है UCP लाहौर का, तो ये पॉइंटर हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये वो कोड का पॉइंटर है जो हमने गूगल मैप से हमने एम्बेड किया है। तो आई फ्रेम के टैग के अंदर सबसे आगे SRC से आगे हमने उसकी हाइट और विड्थ को जो है ना वो सेट करना होता है कि कितनी विड्थ और कितनी हाइट इसकी होनी चाहिए। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो सेट जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी थोड़ी सी जो हाइट है वो बढ़ा देता हूँ, वो भी मैं 600 का 500 चले कर देता हूँ, तो उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि जो मैप की जो हाइट है ये इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी और लोकेशन का लगाना है तो वो एक आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो फार्म का टैग है।
फॉर्म का टैग हम इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्म बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल वेबसाइट में हमारा एक फॉर्म बना हुआ है ये फॉर्म बना हुआ है, स्टाइलिश सा फॉर्म है। ये स्टाइलिश बनाने के लिए बूटस्ट्रैप का हमने इस्तेमाल किया। वैसे अगर आप फॉर्म बनाओगे, आप जैसा कि मैंने आपको एक टास्क दिया था, उसमें आप बिल्कुल सिंपल आपको HTML जो है वो डिस्प्ले हो रही थी। अगर आपने उसको स्टाइलिश बनाना है, ये पहले से ही कोड हुआ हुआ, आपने सिर्फ उस क्लास के आगे टैग के आगे वो ऐड कर देनी है क्लास, तो आपका ये जो उसी तरह ही जिस तरह ये फील्ड आपको नज़र आ रही है, ये स्टाइलिश ही ये बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो किस तरह ये बनाया जी, सिर्फ मैंने क्या किया है, डिव के आगे उस क्लास का नाम लिख दिया, गेट टच मेन, ये क्लास का नाम है, और ये डिव के ऊपर जो मेन डिव है ये उसकी गेट टच क्लास है। मतलब कि जो सारा जितना भी, अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं रिमूव कर देता हूँ ये क्लास भी मैंने रिमूव की, ये क्लास भी मैंने रिमूव कर दी, ये क्लास भी मैंने रिमूव कर दी। मतलब कि जितना भी स्टाइलिंग वाला काम था वो इन 3 क्लासेस का था। बाकी मैं देखता हूँ इधर कोई क्लास मुझे नज़र तो नहीं आ रही। अब ये बिल्कुल सिंपल जो डिफ़ॉल्ट HTML होती है, अब ये उस पर मुझे ये ले जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सिंपल जो टैग्स हैं ये वो आ गया मेरे पास, जो HTML हमें डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड करता है। अगर हमने इसके ऊपर इसको स्टाइलिश ज़रा बनाना है तो वही 3 क्लासेस हमने लगानी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी ये कहे कि इसको सिंपल है तो इसको आप जो है ना स्टाइलिश सा ज़रा बना दें, तो आपने ये क्लासेस को याद रख लेना, यही क्लासेस जो है ना उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके अंदर ये जितने भी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि जो बूटस्ट्रैप है, जो HTML है, वो आपको एक वैलिडेशन का मेथड भी प्रोवाइड करता है, एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टैग के अंदर रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट लिख देते हो, प्रॉपर्टी लिख देते हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो हाली जो जब तक वो भरेगी नहीं टेक्स्ट फील्ड, तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक HTML हमें डिफ़ॉल्ट में एक वैलिडेशन जो टेक्निक है वो हमें देता है। तो ये सिंपल हमने क्या किया है, इसमें रिक्वायर्ड को हमने हाली रहने दिया है, मतलब कि जब तक ये इसको भरना नहीं है तब तक इसने आगे नहीं जाना। तो इसी तरह इसमें प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर ऑलरेडी इसमें पीछे वो लिख देता है। फॉर एग्जांपल अभी जो लिखा हुआ है वो है फर्स्ट नेम। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको बूटस्ट्रैप लगा दिया तो दोबारा से ये इसमें कन्वर्ट, अब ये जो फर्स्ट नेम आपको पीछे लिखा नज़र आ रहा है, अगर इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी है जो इसको डिस्प्ले करवाती है। इधर मैं एंड उसको चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ जी एंटर फर्स्ट नेम। तो इसके पीछे जो अब ये देखें, इसके पीछे एंटर जो है वो ये प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी है जो वो डिस्प्ले करवाती है। तो इसी तरह ही आपने इसकी टाइप टेक्स्ट रख देनी है। अब जैसी टेक्स्ट रखा है तो टेक्स्ट का मतलब क्या है कि वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ले। ईमेल रखा है तो ईमेल का मतलब क्या है कि वो ईमेल ही एक्सेप्ट करेगा, ईमेल के अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इधर मैंने जब तक ये ऐट नहीं लिखना, इसने ईमेल वो एक्सेप्ट नहीं करनी। तो फॉर एग्जांपल अब ये टेक्स्ट एरिया का एक टैग है, टेक्स्ट एरिया का जो टैग है वो आपके इनपुट फील्ड को बढ़ा देता है, उसमें आप जितना मर्जी आप टेक्स्ट लिखें वो एक्सेप्ट आपका हो जाएगा। तो उसके अलावा इसमें जो टैग्स हैं वो स्क्रिप्ट का टैग है, जिसके अंदर हम जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टैग था जिसको हम बताना भूल गए थे, ये स्टार्ट में बताया जाता है। ये जो स्क्रिप्ट का टैग है ये हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट की जो जावास्क्रिप्ट है वो भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, उसकी जो टाइप है वो भी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मतलब कि जावास्क्रिप्ट का कोड हमने अलग दूसरी फाइल्स में किया हुआ है। फॉर एग्जांपल JS का फोल्डर है, उसके अंदर jQuery.min.js का फोल्डर है। आपको मैंने कहा था कि इसमें jQuery का इस्तेमाल हुआ है, इसमें बूटस्ट्रैप का उसने इस्तेमाल किया, मतलब कि बूटस्ट्रैप भी आपको जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ जो वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, CSS के बाद वो आपको जावास्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर देता है। तो ये सारी जो है वो जावास्क्रिप्ट की क्लासेस हैं, स्मूथ स्क्रॉल, ईजिंग, मूव टॉप, स्क्रिप्ट। अब जितनी भी इसमें वो इंटरेक्शन हो रही है ना इस वेबसाइट में, जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट से हो रही है। मतलब कि आपको कोई भी एनिमेशन जो नज़र आता है वो सारा इस क्लास का जो है वो इस क्लास के अंदर से है। ये जो स्मूथ स्क्रॉल मैंने आपको बताया,
ईजिंग मूव टॉप जे क्यूरी काउंट डाउन, ये जो काउंट डाउन आपको मैंने लगा हुआ है, ये जो काउंट डाउन हो रहा है ये ऊपर अभी आपको ये डिस्प्ले होगा, ये जो काउंट डाउन आप देख रहे हैं ये भी जे क्यूरी की क्लास है। किसकी क्लास है ये? जे क्यूरी की। आप उस क्लास को कॉल करके ये काउंट डाउन जो है वो बना सकते हो। तो इसमें अगर आपने चेंजेस करनी हो, इसके में डेज़ आपने बढ़ाने हो कम करने हो तो वो इजी सिंपल आप जो है वो JS में जाएं, JS में जे क्यूरी काउंट डाउन डॉट JS की फ़ाइल होगी, उसके अंदर ये सारा का सारा कोड जो है वो लिखा हुआ है। तो इसी तरह ही अब ये नीचे आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML, ये तीन जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं फ्रंट एंड के लिए, ये इनका जो कंपाइलर है, इनको जो चलाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है ब्राउज़र। ये तीनों जो लैंग्वेजेस हैं ये ब्राउज़र पे रन होती हैं, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेजेस हैं ये ब्राउज़र पे आप रन होती हैं। इनका कोड भी आपने टैग्स के अंदर ही लिखना होता है कि ब्राउज़र की जो अपनी एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं HTML, जो ब्राउज़र की अपनी लैंग्वेज है। ये हर ब्राउज़र सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब कि वेबसाइट ही चलती है ना ब्राउज़र पे, तो इसलिए वेबसाइट को बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? HTML। तो अब इसमें ये देख लें, इसमें स्लाइडर का जो है ना, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसने बता दी हैं। बाकी ये जो फंक्शंस हैं ये इसने बताया। तो ये था हमारा लैंडिंग पेज का कोड। तो इस कोड को सिर्फ आपने प्रैक्टिस करना है और आपको इसमें जो है वो आप किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस जो है वो आप इसमें आप कर सकते हो। इसी तरह ही जो बाकी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें भी यही टैग्स इस्तेमाल हुए हैं। उसमें भी सिंपल आपने किसी भी तरह की कोई चेंजेस आपसे कहे, आपने फॉर एग्जांपल इसमें एक मैं चाहता हूं कि मैं एक कॉलम ऐड कर दूं, ये भी एक आगे जो प्रोजेक्ट हम देखेंगे उसमें भी यही होगा कि भाई ये कॉलम ऐड कर दो। तो कॉलम आपने सिंपल किस तरह ऐड करना है, आपने उस कोड में जाना है, लैंडिंग पेज वाले कोड में, उसको आपने सिंपल एक एडिटर, किसी भी एडिटर से आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि नोटपैड से, कोई भी एडिटर आप VS स्टूडियो कोड भी आप इस्तेमाल कर लो। तो आपने सिंपल इधर क्या करना है, उस फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कहता है कि फ़र्स्ट नेम के बाद वो सेकंड नेम, लास्ट नेम के बाद वो आपका एड्रेस भी पूछे, फॉर एग्जांपल अगर आपको वो चेंजेस के लिए कहते हैं कि आप ना एड्रेस का एक भी बना दें कि वो एड्रेस भी यूज़र का मुझे चाहिए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, उसमें इसी को ऊपर कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और टेक्स्ट ही मुझे बिल्कुल वो टेक्स्ट के अंदर ही वो चाहिए, क्लास इसकी यही है। उसके बाद प्लेस होल्डर पे मैं लिख देता हूँ कि एंटर एड्रेस, और नेम इसका मैं रख देता हूँ एड्रेस, जो मुझे बैकएंड के कोड के लिए यूज़ हो गई। ये उसका एड्रेस है। किसी के भी घर जाना हो तो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है बैकएंड में डेटाबेस के अंदर सेव कराना है तो एड्रेस तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये मैंने एड्रेस बनाया। अब मैं इधर करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि उसमें एक कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह ही आपने ये देख सकते हैं कि एड्रेस का जो कॉलम है वो एक ऐड हो चुका है इधर। तो ये था जी हमारा लैंडिंग पेज का। तो इसी तरह आप जो फ्रंट एंड का सारा जितना भी आपका काम है वो आप ये इसी तरह आपने जो है वो चेंज करना है।